हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि विभिन्न राज्यों की न्यायिक सेवा परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और यह वीडियो खास करके उत्तर प्रदेश पीसीएस और एपीओ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको हमारे साथ हल कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो के अलावा हमारे चैनल विधिकारी पर आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस जैसे अन्य विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको मिल जाएगी। आप वहां से जाके उन प्रश्नों का अवलोकन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मूक व्यक्ति के द्वारा साक्ष्य विधि की धारा 119 के अंतर्गत लिखित रूप में दिए गए साक्ष्य का प्रकार क्या है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 के अंतर्गत मूक साक्षी या जो बोलने में असमर्थ है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा जब साक्ष्य दिया जाता है तो उसके साक्ष्य का महत्व के बारे में बताया गया है। तो धारा 119 के अनुसार जब कोई ऐसा व्यक्ति जो बोलने में असमर्थ है और खुले न्यायालय के समक्ष अपना जो साक्ष्य है वह लिखकर संकेतों के द्वारा या अन्य किसी माध्यम से, जैसे कि वो उसे बोधगम्य बना सकता है, ऐसा साक्ष्य देता है तो उस साक्ष्य को मौखिक साक्ष्य माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लोक दस्तावेज है। तो लोक दस्तावेज की जो परिभाषा है वो साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 के अंतर्गत दी गई है। और लोक दस्तावेज के अंतर्गत मतदाता सूची, पुलिस डायरी और एफआईआर ये सभी आती हैं। इस प्रकार से उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट, कथन ए, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के मौखिक स्वीकृति की अंतर्वस्तु हमेशा सुसंगत होती है। तो कथन तो सही नहीं है, क्योंकि धारा 22A के अनुसार भी सुसंगत होती है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की असलियत जो है वो प्रश्नगत नहीं है, तभी वो सुसंगत होती है। कारण आर, इलेक्ट्रॉनिक रूप में विद्यमान कथन स्वीकृति होते हैं। तो यह सही है, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 के अनुसार स्वीकृति ऐसा कथन है जो कि मौखिक, दस्तावेजिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में किया जाता है और वो उससे किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान लगाया जाता है। तो इस प्रकार से ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो पहला है हेतु। हेतु धारा 8 के अंतर्गत है। धारा 8 के अंतर्गत हेतु तैयारी और पूर्व या पश्चात का आचरण सुसंगत है। निश्चायक सबूत, इसकी परिभाषा धारा 4 के अंतर्गत दी गई है। प्राथमिक साक्ष्य को धारा 62 में परिभाषित किया गया है और प्राइवेट दस्तावेज के बारे में प्रावधान धारा 75 के अंतर्गत किया गया है। तो इस प्रकार से 3, 4, 1, 2 दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में यह उपबंधित है कि तथ्य जो एक ही संव्यवहार के भाग हैं सुसंगत हैं। जो एक ही संव्यवहार के भाग हैं अर्थात रेस जेस्टे जो है, इसे धारा 6 के अंतर्गत सुसंगत बनाया गया है। नेक्स्ट, अधिकार या रूढ़ि से संबंधित प्रश्न की सुसंगतता के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में उपबंध है। तो अधिकार या रूढ़ि की सुसंगतता के बारे में प्रश्न पूछा गया तो ये धारा 13 के अंतर्गत सुसंगत है, लेकिन अधिकार या रूढ़ि के बारे में जो राय है वो धारा 48 के अंतर्गत सुसंगत होती है। नेक्स्ट, कथन ए, मृत्युकालिक कथन दोष सिद्धि का आधार हो सकता है, सही है। कारण आर, मृत्युकालिक कथन मृत्यु की प्रत्याशा में ही किया जाना चाहिए, तो मृत्यु की प्रत्याशा में किया जाना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार से कथन सही है, लेकिन आर गलत है, तीसरा विकल्प। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सर्वबंधी निर्णय है। तो धारा 41 के अनुसार प्रोबेट विषयक, विवाह विषयक, नवाधिकरण विषयक या दिवाला विषयक अधिकारिता के प्रयोग में जब कोई निर्णय, क्रिया, आदेश पारित की जाती है तो यह निश्चायक सबूत होता है और यह एक सर्वबंधी प्रकार का निर्णय होता है। तो इस प्रकार से तीसरा विकल्प सही है। विवाह विच्छेद के बाद में अंतिम निर्णय यह सर्वबंधी प्रकृति का निर्णय होता है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। धारा 60 में मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। धारा 141 में सूचक प्रश्न पूछा जाता है। 154 के अनुसार जो पक्षद्रोही साक्षी है उसके साक्ष्य के बारे में बताया गया है और 159 में स्मृति या याददाश्त ताज़ा करने के बारे में प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से 4, 1, 2, 3 चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट, दहेज मृत्यु की उपधारणा साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दी गई है। तो दहेज मृत्यु की उपधारणा साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B के अंतर्गत की जाती है और इस धारा को 1986 के द्वारा साक्ष्य अधिनियम में जोड़ा गया था। नेक्स्ट, मौखिक साक्ष्य के द्वारा क्या साबित किया जा सकता है। तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 59 के अनुसार दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु के सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य के द्वारा साबित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट,
भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत स्वयं प्रमाण सिद्धांत पर निम्नलिखित में से कौन निदेशकवाद है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत स्वयं प्रमाण का सिद्धांत धारा 106 के अंतर्गत दिया गया है और इससे संबंधित जो लीडिंग केस है वो स्कॉट बनाम लंदन एंड कैथरीन डॉक्स कंपनी का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक साक्ष्य नहीं है? धारा 63 के अनुसार प्रमाणित प्रतिलिपि ये द्वितीयक साक्ष्य है, मूल से तैयार की गई प्रतिलिपि ये भी द्वितीयक साक्ष्य है और मूल से तुलना की गई प्रतिलिपियाँ ये भी द्वितीयक साक्ष्य होती हैं। लेकिन जहाँ कई अभिलेख एक समान प्रक्रिया से तैयार किए जाते हैं तो वो धारा 62 के अंतर्गत प्राथमिक साक्ष्य माने जाते हैं। तो इस प्रकार से दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट, किसी साक्षी से पूछा जाता है कि क्या वह किसी पद से बेईमानी के लिए पदच्युत नहीं किया गया था, तो वह इससे इनकार करता है। यह दर्शित करने के लिए कि वह बेईमानी से पद मुक्त किया गया था साक्ष्य दिया जाता है, तो ऐसा साक्ष्य ग्राह्य नहीं होगा। और यह जो प्रश्न है यह धारा 153 के दृष्टांत ख पर आधारित है। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। तो मृत्युकालिक कथन इससे संबंधित केस राजस्थान राज्य बनाम पार्थू का है। हितबद्ध साक्षी से संबंधित केस भग्गा बनाम मध्य प्रदेश राज्य का है। संस्वीकृति से संबंधित केस निशिकांत बनाम बिहार राज्य का है और विबंध से संबंधित केस BL श्रीधर बनाम KM मारी रेड्डी का है। तो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 सुमेलित हैं। नेक्स्ट, अभियुक्त का मामला भारतीय दंड संहिता के अपवादों के अंतर्गत आता है, तो इसे साबित करने का भार किस पर होता है? तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के अनुसार जबकि अभियुक्त का मामला किसी अपवादों के अंतर्गत आता है तो उसे साबित करने का भार स्वयं अभियुक्त के ऊपर होता है। नेक्स्ट, अनुश्रुत साक्ष्य साक्ष्य नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इस किस धारा में इसका अपवाद दिया गया है? तो सामान्य नियम यही है कि जो साक्ष्य होता है वह प्रत्यक्ष होना चाहिए, अर्थात जिस व्यक्ति ने उसे कहा है, देखा है, सुना है, उसे स्वयं उसका साक्ष्य देना चाहिए। लेकिन धारा 32 के अंतर्गत इसका अपवाद दिया गया है, जहाँ की अनुश्रुत साक्ष्य को भी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि जो कथनकर्ता होता है उसकी मृत्यु हो चुकी होती है, इसलिए उस कथनकर्ता की बात को जिसने सुना है उसके व्यक्ति के द्वारा अगर साक्ष्य दिया जाता है तो वह धारा 32 के अंतर्गत मृत्युकालिक कथन के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सुसंगत तथ्य क्या हैं? तो क का किसी हत्या के लिए विचारण होता है। यह तथ्य कि ख जानता था कि क ने ग की हत्या की है, यह सुसंगत है। ख ने ग से धन जबरदस्ती वसूल किया था, यह भी सुसंगत है। क विवाहित था, इसका उसकी हत्या से कोई संबंध नहीं है। ख ने क की जानकारी को लोक विदित करने की धमकी दी थी, तो ये भी सुसंगत होगा। तो इस प्रकार से 1, 2 और 4 ये तथ्य जो है वो किसी हत्या के मामले में सुसंगत हो सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में अंकीय हस्ताक्षर या डिजिटल सिग्नेचर के बारे में राय का उपबंध है? तो राय के बारे में जो प्रावधान है साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 से लेके 51 तक में दिया गया है, और जब डिजिटल सिग्नेचर के बारे में राय बनानी होती है तो ये धारा 47 के अंतर्गत सुसंगत होता है। धारा 47A के अनुसार जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के डिजिटल सिग्नेचर के बारे में राय बनानी हो तब प्रमाणकर्ता अधिकारी की राय, जिसने ऐसा जो सिग्नेचर प्रमाण पत्र जारी किया है, वह सुसंगत होगा। नेक्स्ट, एक वाद में A तथा B का संयुक्त रूप से C के विरुद्ध विचारण होता है। A ने कहा कि B तथा मैंने C की हत्या की है। A के कथन का B के विरुद्ध किस प्रकार का साक्षिक मूल्य होता है? इस मामले में चूँकि A और B का उसकी C की हत्या के लिए संयुक्त रूप से विचारण किया जा रहा है, इसलिए A का कथन कि B तथा मैंने C की हत्या की है, इस कथन को न्यायालय B के विरुद्ध विचारण में ले सकता है। इसके बारे में जो प्रावधान है साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत दिया गया है, और यह प्रश्न भी धारा 30 के दृष्टांत क पर आधारित है। नेक्स्ट, किस प्रकार की कार्यवाहियों में पत्नी सक्षम साक्षी हो सकती है? तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 120 के अनुसार सिविल और दांडिक दोनों मामलों में पति और पत्नी सक्षम साक्षी हो सकते हैं। इस प्रकार से 1, 2 और 4 अर्थात पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में यह उपबंध किया गया है कि साक्ष्य का अनुचित ग्रहण या अग्रहण स्वयं किसी मामले में नवीन विचारण का आधार नहीं होगा? तो इसके बारे में प्रावधान साक्ष्य अधिनियम की अंतिम धारा 167 में प्रावधान किया गया है। धारा 167 के अनुसार साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण स्वयमेव किसी मामले में नवीन विचारण का आधार नहीं होगा,
या इस आधार पर किसी निर्णय को उल्टा नहीं जाएगा। नेक्स्ट, अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति अग्राह्य है जो उसने पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए मजिस्ट्रेट से की है, तो यह ग्राह्य होगी क्योंकि इसके बारे में प्रावधान धारा 26 के अंतर्गत किया गया है। पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए डॉक्टर से की जाती है तो ये ऐसी जो संस्वीकृति है वो ग्राह्य नहीं होगी। पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में न रहते हुए अपने मित्र से की गई है तो ये भी ग्राह्य होगी। अपनी आत्मा की भलाई के लिए आध्यात्मिक सलाहकार से की जाती है तो ये भी ग्राह्य होती है। इसलिए दूसरा विकल्प सही है कि जब पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए डॉक्टर से की जाती है तो ऐसी जो संस्वीकृति होती है वो ग्राह्य नहीं होगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है अपेक्षित मानसिक दशा दर्शाने वाले तथ्य सुसंगत होते हैं, ये सही है क्योंकि ये धारा 14 से संबंधित है। दूसरा, प्रत्येक इस तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकता है कि जिससे एक व्यक्ति की शारीरिक संवेदना का अनुमान लगाया जा सके, ये भी सही है। तीसरा है ऐसे तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है जो एक व्यक्ति के साधारण मन की दशा को साबित करता है, तो साधारण मन की दशा को साबित करने वाले तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता बल्कि विशिष्ट दशा को साबित करने वाले तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो उद्देश्य क्या है उसके अनुसार साक्ष्य अधिनियम का उद्देश्य साक्ष्य विधि को समेकन करना, उसका परिभाषा करना और उसमें संशोधन करना है। इस प्रकार से दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट, जहाँ की अनेक दस्तावेजों को एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है जैसे कि मुद्रण, शिला मुद्रण या फोटो चित्रण, वहाँ उनमें से हर एक शेष सबकी अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य होता है और इसके बारे में प्रावधान साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, कथन ए, दांडिक मामलों में यह तथ्य कि अभियुक्त का चरित्र अच्छा है सुसंगत है, कथन सही है क्योंकि इसके बारे में प्रावधान धारा 53 के अंतर्गत किया गया है। कारण, दांडिक मामलों में अभियुक्त का बुरा चरित्र सदैव असंगत है, तो यह तो गलत है। इस प्रकार से ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट, एक सामान्य प्रथा के अनुसार विवाह संपन्न हुआ, यह सिद्ध करने के लिए क्या नियम है कि यह एक विद्यमान विवाह है? तो पहला है प्रथा को साक्ष्य के रूप में सिद्ध किया जाएगा, सही है। दूसरा है न्यायालय प्रथा का न्यायिक संज्ञान ले सकता है, ये भी सही है। तीसरा है न्यायालय जन सामान्य पर प्रथा के प्रभाव का मूल्यांकन करेगा। इस प्रकार से उपयुक्त सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में सील का साक्ष्य देने वाले साक्षी के प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा से संबंधित प्रावधान दिया गया है? तो धारा 140 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि जो सील का साक्ष्य देने वाला साक्षी है उसकी प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा की जा सकती है। नेक्स्ट, अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति सुसंगत होती है, तो ये सुसंगत कब होती है? तो पहला है जो कि प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से की गई है जबकि वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में न की गई हो, तो यह सुसंगत नहीं है क्योंकि ये धारा 24 में आता है। दूसरा है जो कि पुलिस अधिकारी से की गई है जबकि मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में न की गई हो, तो यह भी सुसंगत नहीं है क्योंकि इसके बारे में प्रावधान धारा 26 के अंतर्गत किया गया है। और तीसरा है जो कि मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई हो परंतु पुलिस अधिकारी उपस्थित हो, तो यह भी सुसंगत नहीं होगी। और चौथा है जो कि उस समय की गई हो जबकि व्यक्ति पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हो तथा वह मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की गई हो, तो ऐसी जो संस्वीकृति होती है वो सुसंगत होती है और इसके बारे में प्रावधान धारा 26 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, खोजी कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो जो खोजी कुत्ते के द्वारा साक्ष्य की खोज की जाती है वह एक वैज्ञानिक साक्ष्य के अंतर्गत आता है और इसके बारे में जो प्रावधान है वो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अब्दुल रज्जाक बनाम राज्य के केस में किया गया था। नेक्स्ट, प्रश्न यह है कि क्या क ने किसी अमुक दिन कोलकाता में अपराध किया? इस प्रश्न के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुसंगत है? तो धारा 11 के अनुसार यह कि क उस दिन बम्बई में था, यह कथन जो है वो सुसंगत होगा। नेक्स्ट, जहाँ कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा और जब तक यह नासाबित नहीं कर दिया जाता, तो पहला विकल्प सही है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत उपधारणा की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सह अपराधी है? तो सह अपराधी के अंतर्गत गुप्तचर नहीं आता है, उत्पीड़न के कारण रिश्वत देने वाला व्यक्ति भी नहीं आता है और बलात्कार पीड़िता भी नहीं आती है, बल्कि इसके अंतर्गत वेश्या आती है। और सह अपराधी के बारे में जो प्रावधान है धारा 133 के अंतर्गत किया गया है।
इसके अनुसार कोई सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगतता और ग्राह्यता यह न तो समानार्थी है और न ही समविस्तृत है, क्योंकि जो सुसंगत तथ्य हैं वो जरूरी नहीं है कि वो ग्राह्य ही हों, और सुसंगतता के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 5 से लेके धारा 55 के अंतर्गत किया गया है। और जो सभी तथ्य जो कि सुसंगत हैं वो आवश्यक नहीं है कि वो ग्राह्य हैं। जैसे 121 के अंतर्गत जबकि मजिस्ट्रेट की अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कोई सूचना प्राप्त होती है, उसको प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, भले ही ऐसे तथ्य किसी विवादित तथ्य के निर्धारण में सुसंगत हों। नेक्स्ट, ए अपनी भूमि पर अत्याचार के लिए बी पर वाद लाता है। बी उस भूमि पर मार्ग के लोक अधिकार के अस्तित्व का दावा करता है और जिससे ए इनकार करता है। ए द्वारा सी के विरुद्ध उसी भूमि पर अत्याचार के लिए वाद में, जिसमें सी ने उसी मार्ग के अस्तित्व का दावा किया था, प्रतिवादी के पक्ष में डिक्री का अस्तित्व सुसंगत तो होगा, लेकिन इस बात का निश्चायक सबूत नहीं है कि मार्ग के अधिकार का अस्तित्व है। तो इसके बारे में प्रावधान धारा 42 के अंतर्गत किया गया है साक्ष्य अधिनियम में। धारा 42 के अनुसार वे सभी निर्णय, आदेश या डिक्रियां जो कि धारा 41 में वर्णित हैं उससे भिन्न, यदि वे जांच में सुसंगत लोक प्रकृति की बातों से संबंधित हैं तो वे सुसंगत होंगी, लेकिन वे इस बात का निश्चायक सबूत नहीं है जिसका वे कथन करती हैं। नेक्स्ट, किसी साक्षी की परीक्षा के बाद उसकी उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया था परीक्षा क्या कहलाती है? तो प्रति परीक्षा के बाद किसी साक्षी की पुनः परीक्षा की जाती है और पुनः परीक्षा ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जिसने साक्षी को बुलाया था। नेक्स्ट, प्रथा का साक्ष्य निम्नलिखित में से किसे स्थापित करने के लिए नहीं दिया जा सकता है? तो प्रथा का साक्ष्य आपराधिक अधिकार को साबित करने के लिए नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट, प्रति परीक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो प्रति परीक्षा का उद्देश्य साक्षी की विश्वसनीयता की जाँच की जाती है। नेक्स्ट, का एक हत्या का अभियुक्त अभिकथित करता है कि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण आत्मनियंत्रण की शक्ति से वंचित हो गया था, लेकिन ख इस तथ्य का इनकार करता है। तो इस मामले में जो सबूत का भार है वह अभियुक्त का पर ही होगा, क्योंकि इसके बारे में प्रावधान साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के अंतर्गत किया गया है। धारा 105 के अनुसार यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला IPC के अंतर्गत दिए गए सामान्य अपवादों के अंतर्गत आता है, यह साबित करने का भार स्वयं अभियुक्त व्यक्ति पर ही होगा। नेक्स्ट, अभियुक्त के पिता ने विचारण में अभियोजन की इस बात का समर्थन नहीं किया कि उसने साक्षी से यह कहा था कि उसके पुत्र ने हत्या की है। साक्षी के कथन का स्वभाव क्या होगा? तो इस मामले में साक्षी के कथन का स्वभाव अनुश्रुत साक्ष्य पर आधारित होगा, क्योंकि जो अभियुक्त व्यक्ति है उसके पिता के द्वारा साक्ष्य दिया जा रहा है। स्वयं अभियुक्त के द्वारा अगर साक्ष्य दिया जाता तो वह प्रत्यक्ष साक्ष्य होता। नेक्स्ट, मृत्युकालिक कथन के बारे में कौन से कथन सही हैं? तो पहला है, बिना संपुष्टि के दोष सिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। तो यह गलत है, क्योंकि बिना संपुष्टि के भी मृत्युकालिक कथन दोष सिद्धि का आधार हो सकता है। दूसरा है, यह एक कमज़ोर साक्ष्य है। यह भी गलत है, क्योंकि यह अन्य साक्ष्यों के समान ही एक मजबूत साक्ष्य है। और तीसरा है, किसी भी अन्य साक्ष्य के समकक्ष है, सही है। और चौथा है, इसकी विश्वसनीयता के लिए गहन समीक्षा की आवश्यकता है। तो ये भी सही है। इस प्रकार से 3 और 4 सही हैं। नेक्स्ट, एक पत्नी ने मात्र तेज भागता हुआ वाहन देखा था जिसने कुछ दूरी पर उसके पति को कुचल दिया था। उसने दुर्घटना स्वयं नहीं देखी थी। पति की 1 दिन बाद मृत्यु हो जाती है। क्या पत्नी का यह साक्ष्य लिया जा सकता है कि दुर्घटना के उपरांत घायल पति ने उससे क्या कहा था? तो इस मामले में जो पत्नी का कथन है वह सुसंगत हो सकता है और यह रेस जेस्टे का एक भाग माना जाएगा। और रेस जेस्टे के बारे में प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत किया गया है। और धारा 6 में यह बताया गया है कि जो तथ्य विवादक न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार से संसक्त हैं कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं, वे सुसंगत हैं, चाहे वे उसी समय और उसी स्थान पर या विभिन्न समयों और विभिन्न स्थानों पर घटित हुए हैं। तो इस प्रकार से पत्नी का जो कथन है वो धारा 6 के अंतर्गत रेस जेस्टे के रूप में सुसंगत होगा। और यह जो प्रश्न है वो आर बनाम फोस्टर के वाद पर आधारित है। नेक्स्ट, यदि किसी हस्ताक्षरकर्ता का
डिजिटल हस्ताक्षर को इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर नियत किया गया अभिकथित किया जाता है, तो इस तथ्य को साबित किया जाना चाहिए कि ऐसे डिजिटल हस्ताक्षरकर्ता का ही डिजिटल हस्ताक्षर है, सिवाय सुरक्षित अंकीय हस्ताक्षर के। नेक्स्ट, क और ख के बीच प्रश्न यह है कि कोई अभिलेख कूट रचित है या नहीं। क कहता है कि वह असली है और ख कहता है कि वह कूट रचित है। तो इस मामले में ख का कोई कथन कि विलेख असली है क साबित कर सकेगा, तथा क का कोई कथन कि विलेख कूट रचित है यह ख साबित कर सकेगा। तो इस प्रकार से पहला ही विकल्प सही है और यह जो है प्रश्न भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 के दृष्टांत ख पर आधारित है। नेक्स्ट, जो व्यक्ति लापता हो गया है और उसके बारे में यदि 7 वर्ष तक उन लोगों में से किसी ने कुछ न सुना हो जो कि यदि वह जीवित होता तो अवश्य सुनते, तब यह उपधारणा की जाती है कि उसकी मृत्यु हो गई है। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय के संबंध में क्या उपधारणा की जाएगी। धारा 108 के अनुसार जिस व्यक्ति के बारे में 7 वर्ष से कुछ नहीं सुना गया है तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। और जो यह कथन करते हैं कि वह व्यक्ति अभी भी जीवित है या उसकी मृत्यु को एक विशेष समय पर घटित हुआ माना जाए, तो उन्हें इस तथ्य को सिद्ध करना होगा। इस प्रकार से तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट, बलात्संग के किसी अभियोजन में जहां अभियुक्त द्वारा मैथुन करना साबित हो जाता है और स्त्री न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में यह कथन करती है कि उसने सहमति नहीं दी थी, वहां न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उसने सहमति नहीं दी थी। और इसके बारे में प्रावधान साक्ष्य अधिनियम की धारा 114A के अंतर्गत दिया गया है। इसके अनुसार जबकि लैंगिक अपराध से संबंधित मामले में किसी स्त्री के द्वारा यह कथन किया जाता है कि उसने सहमति नहीं दी थी, वहाँ न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उसने सहमति नहीं दी थी। नेक्स्ट, स्वयं से बात करते समय भी संस्वीकृति हो सकती है। संस्वीकृति को किसी अन्य व्यक्ति को सूचित किया जाना आवश्यक नहीं है। यह किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया था, तो ऐसा निर्णय साहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के केस में दिया गया था। नेक्स्ट, एक पक्षद्रोही साक्षी का साक्ष्य अवश्य ही विश्वसनीय होना चाहिए और उसे संपोषित भी किया जाना चाहिए। इस प्रकार से 1 और 2 सही हैं। नेक्स्ट, पाकला नारायण स्वामी बनाम सम्राट का वाद किससे संबंधित है। तो पाकला नारायण स्वामी बनाम सम्राट का जो केस है वो मृत्युकालिक कथन से संबंधित है और इसे प्रीवी काउंसिल के द्वारा निर्णय दिया गया था इसमें। नेक्स्ट, सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सूचक प्रश्न के बारे में प्रावधान धारा 141 के अंतर्गत किया गया है और सूचक प्रश्न कब पूछा जा सकता है इसके बारे में प्रावधान धारा 143 के अंतर्गत किया गया है। तो धारा 143 के अनुसार सूचक प्रश्न प्रति परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, न्यायिकेतर संस्वीकृति का क्या अर्थ है। तो न्यायिकेतर संस्वीकृति से तात्पर्य ऐसी संस्वीकृति से है जो कि न्यायालय और मजिस्ट्रेट के समक्ष न करके किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष की जाती है, तो उसे न्यायिकेतर संस्वीकृति कहा जाता है। और जो न्यायिक संस्वीकृति होती है वह न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष की जाती है। तो इस प्रकार से जब कोई संस्वीकृति मित्र से की जाती है या डॉक्टर से की जाती है, तो ऐसी जो संस्वीकृति होती है वो न्यायिकेतर संस्वीकृति होती है। इस प्रकार से चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सक्षम साक्षी नहीं है। तो सक्षम साक्षी की जो परिभाषा है वो धारा 118 के अंतर्गत दी गई है। इसके अनुसार ऐसे सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होते हैं जो कि कोमल वयस, अति वार्धक्य या शारीरिक या मानसिक किसी रोग के कारण प्रश्न को समझने या उसका युक्तिसंगत उत्तर देने से असमर्थ नहीं है। तो इस प्रकार से जो शिशु है या पागल व्यक्ति है या मूक या गूंगा व्यक्ति है, ये सभी सक्षम साक्षी हैं, लेकिन इसमें जड़ व्यक्ति यह सक्षम साक्षी नहीं है। नेक्स्ट, पक्षद्रोही साक्षी का क्या अर्थ है। तो पक्षद्रोही साक्षी के बारे में प्रावधान साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत किया गया है। इसके अनुसार ऐसा साक्षी जो कि सत्य बोलने का इच्छुक नहीं है उसे पक्षद्रोही साक्षी कहते हैं। नेक्स्ट, कथन ए, सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा। तो ये कथन सही है क्योंकि इसके बारे में प्रावधान धारा 133 के अंतर्गत किया गया है। कारण आर, सह अपराधी विश्वास के योग्य नहीं है जब तक कि उसके साक्ष्य की संपुष्टि नहीं कर ली जाती है। तो यह भी है सही है क्योंकि यह जो कारण है वो धारा 114 के दृष्टांत ख पर आधारित है। तो इस प्रकार से कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट, कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य का वाद किससे संबंधित है। तो कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य का जो केस है, नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा
आईटी एक्ट 2000 के द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी? तो आईटी एक्ट अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा धारा 39 को प्रतिस्थापित किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक साक्ष्य है? तो प्राथमिक साक्ष्य के बारे में प्रावधान धारा 62 के अंतर्गत किया गया है। इसके अनुसार न्यायालय के निरीक्षण के लिए जो पेश किया गया स्वयं दस्तावेज होता है वह प्राथमिक साक्ष्य माना जाता है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रयोजनों की दृष्टि से निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसमें किसी व्यक्ति का सील सुसंगत नहीं है? तो पहला है आपराधिक मामलों में अभियुक्त का पूर्वतन अच्छा सील, तो यह सुसंगत है क्योंकि इसके बारे में प्रावधान धारा 53 के अंतर्गत किया गया है। दूसरा, पूर्वतन बुरा सील जो आपराधिक मामलों में अच्छे सील के उत्तर के रूप में दिया गया है, तो यह भी सुसंगत है क्योंकि इसके बारे में प्रावधान धारा 54 के अंतर्गत किया गया है। और तीसरा है सिविल मामलों में नुकसानी की रकम पर प्रभाव डालने वाला सील, ये भी सुसंगत है क्योंकि इसके बारे में प्रावधान धारा 55 के अंतर्गत किया गया है। और चौथा है सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने वाला सील, यह सुसंगत नहीं है क्योंकि इसके बारे में प्रावधान धारा 52 के अंतर्गत किया गया है। और धारा 52 के अनुसार सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए सील का साक्ष्य जो दिया जाता है तो वह सुसंगत नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक लोक दस्तावेज नहीं है? तो लोक दस्तावेज की परिभाषा धारा 74 के अंतर्गत दी गई है। तो धारा 74 के अनुसार एक अपंजीकृत पारिवारिक जो बंटवारा है यह लोक दस्तावेज नहीं है। बाकी एक पंजीकृत विक्रय विलेख यह लोक दस्तावेज है, एक उच्च न्यायालय का निर्णय भी लोक दस्तावेज है और एक सिविल न्यायालय का निर्णय ये भी लोक दस्तावेज है। और इसमें अपंजीकृत पारिवारिक बंटवारा जो है यही लोक दस्तावेज नहीं है बल्कि यह प्राइवेट दस्तावेज है। नेक्स्ट, बोलने में असमर्थ एक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिखकर देता है तो यह किस प्रकार का साक्ष्य माना जाएगा? तो धारा 119 के अनुसार यह एक मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। नेक्स्ट, कथन ए, न्यायिकेतर संस्वीकृति यदि स्वैच्छिक है तो अन्य साक्ष्य के साथ विश्वसनीय हो सकती है। कारण आर, न्यायिकेतर संस्वीकृति साक्ष्य का एक कमजोर सूत्र है। तो कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वो कथन की सही स्पष्टीकरण है, तो इस प्रकार से पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में स्वीकृति है। तो धारा 17 में स्वीकृति को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार स्वीकृति मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट ऐसा कथन है जो कि विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य से संबंधित अनुमान इंगित करता है। तो इस प्रकार से जो स्वीकृति है वो मौखिक हो सकती है, दस्तावेजी हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी हो सकती है। तो इस प्रकार से तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 57(1) के अंतर्गत न्यायालय को न्यायिक अपेक्षा करनी होगी। तो धारा 57(1) के अंतर्गत न्यायालय भारत में प्रवृत्त सभी विधियों की जो है ये न्यायिक अपेक्षा करता है। नेक्स्ट, न्यायालय में निरीक्षण के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों में शामिल है। तो दस्तावेज की परिभाषा धारा 3 के अंतर्गत दी गई है। इसके अनुसार दस्तावेज के अंतर्गत एक लिखित दस्तावेज आता है, एक उपहासांकन अर्थात कार्टून आता है, एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज आता है और शिला पर उत्कीर्ण लेख भी इसके अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से दस्तावेज के अंतर्गत ये चारों आते हैं, तो तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट, कथन ए, कुछ मामलों में स्वीकृतियों का संपोषण आवश्यक है। तो सही है ये। और कारण आर, सभी मामलों में न्यायिकेतर संस्वीकृतियों का संपोषण होना चाहिए। तो यह भी सही है। इस प्रकार से कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं है, दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट, किसी विवाहिता स्त्री द्वारा आत्महत्या करने पर न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113(a) के अधीन यह उपधारणा करेगा कि ऐसी आत्महत्या को उसके पति ने दुष्प्रेरित किया था यदि पत्नी ने आत्महत्या विवाह के 7 वर्ष के भीतर किया है। सही है। पत्नी पर अत्याचार किया गया था या क्रूरता की गई थी, तो ये भी सही है। और तीसरा है पत्नी अशिक्षित और निर्धन थी, तो इसका हत्या के दुष्प्रेरण से कोई संबंध नहीं है। और चौथा है पति ने पत्नी को त्याग दिया था, तो यह भी सही नहीं है। इस प्रकार से 1 और 2 सही हैं। नेक्स्ट, कथन ए, मृत्युकालिक कथन साक्ष्य में ग्राह्य है। यह सही है क्योंकि इसके बारे में प्रावधान धारा 32 के अंतर्गत दिया गया है।
और कारण आर इसकी ग्राह्यता का आधार आवश्यकता का सिद्धांत है। तो ये भी सही है, क्योंकि जो कथन करता है अब वो तो मर चुका है, इसलिए यह आवश्यकता का सिद्धांत है कि उसके कथन को किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से साबित किया जाए। तो इस प्रकार से ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट, स्वीकृतियाँ जो हैं, स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं है, इसके बारे में प्रावधान धारा 31 के अंतर्गत किया गया है। तो धारा 31 के अनुसार स्वीकृतियाँ स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं है, किंतु विबंध कर सकती हैं। नेक्स्ट, प्रति परीक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला, सील का साक्ष्य देने वाले साक्ष्यों की प्रति परीक्षा की जा सकती है। तो यह कथन सही है, क्योंकि इसके बारे में प्रावधान धारा 140 के अंतर्गत किया गया है। धारा 140 के अनुसार सील का साक्ष्य देने वाले साक्ष्यों की प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा की जा सकती है। दूसरा, प्रति परीक्षा में सूचक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। तो यह कथन गलत है, क्योंकि धारा 143 के अनुसार जो सूचक प्रश्न होता है वो प्रति परीक्षा में ही पूछा जाता है। तीसरा है, किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए बुलाए गए व्यक्ति की प्रति परीक्षा की जा सकती है। तो यह भी कथन गलत है, क्योंकि धारा 139 के अनुसार किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मानित किसी व्यक्ति की प्रति परीक्षा नहीं की जा सकती है जब तक कि उसे साक्षी के तौर पर न बुलाया जाए। चौथा है, किसी साक्षी की उसके द्वारा पूर्व में किए गए लिखित कथनों के बारे में प्रति परीक्षा नहीं की जा सकती है। तो ये भी कथन गलत है, क्योंकि धारा 145 के अनुसार जबकि कोई कथन जो पूर्व में किया गया है और उसे लेखबद्ध कर दिया जाता है तो उसके बारे में प्रति परीक्षा किया जा सकता है। तो इस प्रकार से केवल पहला विकल्प ही सही है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रति परीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं का प्रावधान करती है? तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 146 के अंतर्गत किया गया है। धारा 146 के अनुसार प्रति परीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, सबूत के भार से संबंधित उपबंध किन धाराओं में दिए गए हैं? तो सबूत के भार से संबंधित प्रावधान अध्याय 7 में धारा 101 से लेकर 114 ए तक में दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 किससे संबंधित है? तो धारा 133 में सह अपराधी के साक्ष्य के बारे में प्रावधान किया गया है। तो धारा 133 के अनुसार सह अपराधी एक सक्षम साक्षी होगा और कोई दोष सिद्धि केवल इसलिए अवैध नहीं हो जाती है कि वह किसी सह अपराधी के असंपुष्ट साक्ष्य के आधार पर की गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में हमने साक्ष्य अधिनियम के लगभग 75 प्रश्नों को हल किया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं और आने वाली एपीओ और पीसीएस परीक्षा के लिए ये बहुत आपके लिए सहायक साबित होंगी। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, आप इसे हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और यदि वीडियो आपके लिए सहयोगी साबित हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।